हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, जो कि पर्यावरण अधिनियम अध्ययन है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो यह पेपर हम लोगों का निरस्त हो गया था 1 से 5 के लिए, ठीक है। और परीक्षा तिथि भी आप यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा तिथि 28 नवंबर 2021 को यह पेपर था, लेकिन लीक हो गया था। इस वजह से यह पेपर क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, जो कि सबको पता है, ठीक है, कि ऐसा हुआ था। 2021 में जिन्होंने यह पेपर दिया है उसको बखूबी पता होगा, क्योंकि हमने इस पेपर को दिया था, कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद 23 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हुआ है, उसको भी हमने दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया न जाने कितना जाना मुझको, दुनिया न जाने कितना जाना मुझको, पर दुख है न ठीक से पहचाना मुझको। कथनी करनी में बहुत अंतर है, कथनी करनी में बहुत अंतर है, रहस्य यही है अब है बताना मुझको। सत्य पथ का अन्वेषण बनकर, सत्य पथ का अन्वेषण बनकर ज्ञान का दीप जलाना मुझको। बन सके जीवन में ज्योत्सना, बन सके जीवन में जो जितना, ठीक है, उतना अधिक है बताना मुझको। कमियों का रोना छोड़ जो है उसी से, कमियों का रोना छोड़ जो है उसी से, सबल रिश्तों को निभाना मुझको। शास्त्रों से सागर में मोती निकाल के, शास्त्रों के सागर से मोती निकाल के व्यवहार नियम का समझाना मुझको। तो ये पंक्तियाँ हैं, चंद पंक्तियाँ हैं, आपके दिलों पे कैसे राज करती हैं ज़रूर आप बताइएगा। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो रहस्य के मारे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वापस आते हैं अपने सेशन पे। अगर इस सेशन को अटेंड करिएगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बहुत ही प्यारा है, ठीक है, कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंटार्कटिका में है, बी कह रहा है कि एशिया में है, सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में है, और डी कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में है। अगर ग्रेट डिवाइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि सबको ही पता होगा कहाँ है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। इस पर्वत श्रेणी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है कोस्युस्को, ठीक है, कोस्युस्को है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 2228 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 39 डिग्री दक्षिण तक है, ठीक है। तो बिल्कुल दक्षिण में है, 10 से लेकर 39 तक है। वहीं अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 113 डिग्री, ठीक है, अक्ष अरे डिग्री से पूरब से लेकर 153 अंश पूरब तक है, ठीक है। और यह मकर रेखा, क्या है, मकर रेखा महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। एक होता है मकर रेखा और एक होता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कर्क रेखा है, और नीचे जो है मकर रेखा है, क्या है, मकर रेखा है। तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक
प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर भारत की बात करते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है। वैसे ही सबसे बड़ा अगर ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, ताकि हमारा हौसला भी अफजाई होता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या टैगा कहते हैं, या टुंड्रा कहते हैं, या फिर मिडोज कहते हैं, या फिर स्टेपिज कहते हैं? जब भी बात आएगी आपको यूरोप का, ठीक है, कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब होता है ठंडा घास का जो मैदान होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेपिज। क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपिज बोलते हैं, इज द करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपिज कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्ध में देखने को मिलता है। 23.5 अंश से 66 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, 23.5 अंश। 23.5 अंश से कौन सी रेखा गुजरती है? तो हमारी गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद जाता है ये कहाँ तक? तो 66 अंश तक यह जाता है। ठीक है, इस प्रकार की घास भूमि को अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। ठीक है, ये अलग अलग स्थानों पे पाई जाती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 23.5 अंश से 66 अंश, तो ये आपको महाद्वीप, सारे के सारे महाद्वीप लगभग लगभग इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वन सिर्फ ये उत्तर में देखने को नहीं मिलता है, दक्षिण में भी 23.5 अंश। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो जो मकर रेखा जाती है वहाँ से लेकर 66 अंश जाता है। ठीक है, और वैसे ही उत्तर में आपका जाएगा 23.5 अंश कर्क रेखा से लेकर 66 अंश उत्तर की तरफ। ठीक है, तो देश आएंगे, अमेरिका आएगा, दक्षिण अमेरिका आएगा, अफ्रीका आएगा, यूरेशिया आएगा। ठीक है, यूरेशिया कहते हैं यूरोप और एशिया, जो कि आता है इसमें बेसिकली यूरोप का भाग, क्योंकि यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो आता है आपका एशिया के अंतर्गत, लेकिन उसमें आबादी कम रहती है। लेकिन रूस का बहुत बड़ा हिस्सा आता है एशिया के अंतर्गत, और उसका जो राजधानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो आता है रूस के यूरोप के अंतर्गत आता है महाद्वीप में, इसीलिए इसको दो महाद्वीपों के बीच में है, इसलिए यूरेशिया, यूरोप और एशिया के संबंध बना था, मतलब दोनों में ये मिलकर रहता है। लेकिन ज़्यादा जनसंख्या कहाँ देखी जाती है? यूरोप वाले भाग में, और कम जनसंख्या कहाँ देखी जाती है? तो एशिया वाले भाग में। तो ऐसे करके भी आपको एक एक क्वेश्चन इतना डीप में होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो हम उसका आंसर बता सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट एटना है, माउंट एकांगुआ है, या माउंट किलिमंजारो है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से आपको दिखेगा ये एस के आकार का, तो एस के आकार का जो ये है, सॉरी माफ़ करिएगा, एस के आकार का, तो ये जो है ना एस के आकार का ये होता है अटलांटिक सागर, और अटलांटिक सागर की ये जो नीचे वाला भाग है ये होता है हमारा दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। और ये ऊपर वाला भाग कौन सा है? तो ऊपर वाला भाग है उत्तरी अमेरिका। तो हमें नीचे की भाग को देखना है। ठीक है, नीचे की भाग को जब आएंगे तो यहाँ हमारा आएगा माउंट एकांगुआ। क्या आएगा? माउंट एकांगुआ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माउंट एकांगुआ, जो कि चिली के नियर अबाउट पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? चिली। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी आप याद रखिएगा कि माउंट एकांगुआ की ऊंचाई कितनी है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है? तो नवीन मोड़दार पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी अगर हम बात करते हैं, लगभग 7,200 किलोमीटर
पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एकांगुआ है, ठीक है, जो कि नवीन मोड़दार पर्वत है। इसकी अधिकतम चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 15 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर मकर के बीच में स्थित है। दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण। तो मकर रेखा कहाँ है? 23.5 अंश। यही देखने की बात होती है। यहाँ पे बोला है कि 15 अंश दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, तो उससे नीचे आएगा मकर रेखा। तो मकर रेखा का कितना आएगा? 15 अक्षांश से लेकर, सॉरी माफ करिएगा, कि 15 अक्षांश से लेकर कहाँ चला जाएगा? तो 23.5 अंश, 23.5 अंश हो जाएगा, सॉरी 23.5 अंश, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर दे दिया है आपको घुमाने के लिए कि 15 अंश से मकर रेखा के बीच। तो मकर रेखा कितना होता है? 23.5 अंश दक्षिणी नॉर्थ में होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इस पर्वतमाला में स्थित अकांगुआ 6,960 मीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि एंडेज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल स्थित है जो नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसे भी आप याद रखिएगा कि यह भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या है? तो अटाकामा मरुस्थल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ठीक है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या यह यूग्लिन में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, जेलीफिश में पाया जाता है या फिर साइकॉन में पाया जाता है? अगर हम बात करते हैं किसका? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? यूग्लिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूग्लिन में पाया जाता है, ठीक है। इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिएगा यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन 2021 और यहाँ पे एग्जाम डेट आपको मिल जाएगा 28 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था और यह एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल हो गया था। वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे कैसे मिलेंगे जरूर आप इसको देखते हुए चलिएगा। चलिए देखिएगा, यूग्लिन में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है जिसमें जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है। यही कारण है कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधे दोनों में करते हैं। तो एक तरीके से पौधे के रूप में भी होता है और एक तरीके से हम जानवर के भी, जंतु के प्रपक्ष में भी हम करते हैं। अगला है कि स्टेट ब्राइट्स, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश बर्ड्स, स्टेट बर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, गौरैया है, सारस्केन है या तोता है। अगर हम बात करते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस पे मैं ज़्यादा समय ना आपका व्यतीत करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलता हूँ। क्या आ जाएगा? सारस्केन। क्या हो जाएगा? सारस्केन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस्केन है, जबकि मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के बढ़ते शिकार के कारण भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन ये नियम तो बना दिए जाते हैं और कथित तौर पर यह फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए जो नियम बना सके और उसे फॉलो ना कर सके। हमें कुछ बदलाव चाहिए। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत ही पछताएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले पीढ़ी को हम क्या छोड़ के जाएंगे। वरन सिर्फ हमारे जायदाद या हिस्से की बात नहीं होती है, हम पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी पे हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। प्रदूषण या फिर वन खत्म हो जाएगा, फिर या फिर गर्मी, ये सारी चीज़ें जो होती है, क्या हम ये सब छोड़ के जाएंगे। तो थोड़ा सा पर्यावरण को जो घटते क्रम है उस पर हमें चिंताजनक होना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके, बरसात शुरू होने वाली है, कम से कम एक पेड़ तो हम लगाएं। जो कि अगर देखिए,
आपके दादा परदादा जी ने पेड़ लगाया, उससे ऑक्सीजन आपको मिल रही है, तो एक पेड़ तो आप भी लगाइए कि आपके बच्चे जो आए, उनके बच्चे जो आए, उनसे ऑक्सीजन ले सके। तो ऐसा हमारा विचार होना चाहिए कि एक पेड़ कम से कम हर बरसात में अगर आप लगाते हैं तो आप लगभग 70 साल अगर जीते हैं, 70 साल की अगर वायु अगर आप, तो हमें जो लगता है कि जो लोग भी इसकी तैयारी करते हैं करीब 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच की आयु के लोग होंगे, ठीक है। अगर वो अब से भी अगर 60 साल जीते हैं और एक पेड़ लगाते हैं तो अपने जीवन में लगभग वो 30 पेड़ लगा देंगे, 30 से 20 पेड़। अगर 20 पेड़ भी अगर वो लगाते हैं तो देखिए ना कितना अच्छा लगेगा, कितना पर्यावरण आपका योगदान रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हमें करना चाहिए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यह विलुप्त होते गौरैया पक्षी के संरक्षण से जुड़ा है। हमने कहा ना, नियम बनाए जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। ये आप याद रखिएगा कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है, ठीक है। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करना है वो कौन सा हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पैराथाइमोन्स, बी कह रहा है कि थायरोक्सिन, सी कह रहा है कि लैक्टिन, और डी कह रहा है कि सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वह कौन सा हार्मोन्स है, ठीक है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है, तो वो हमारा है पैराथायमोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैराथार्मोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैराथार्मोन हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित करता है, ठीक है। पीले सरसों रंग वाले गर्दन के थायराइड्स ग्रंथि से पार्श्व में स्थित पैराथार्मोन्स के द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसी हार्मोन्स की सहायता से रक्त में कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट को भी नियंत्रण करता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से जरूर आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला आता है हम लोगों का, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजरमेंट इन, तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किलोमीटर में मापी जाती है, डप्सन इकाई में मापी जाती है, फैदम में मापी जाती है, या प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई, तो यह डप्सन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डप्सन में मापी जाती है। इज द करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डप्सन इकाई में मापी जाती है। देखिएगा, ओजोन परत की मोटाई डप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत समतापमंडल के निचले भाग में कितना 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर तक बताई जाती है, किंतु ओजोन परत के रूप में यह 15 से 35 किलोमीटर तक ही होती है। ओके, सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है और जो सारी आपको मिल रहे हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीएस के अंतर्गत आता है। वैसे खास तो ये ईवीएस का पेपर है, पर्यावरण इन्वायरमेंटल है, लेकिन आपको अगर हम बात करते हैं तो यह जीएस के भी क्वेश्चन आपको इसमें अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन को पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी और सूर्य से जो परावैंगनी किरण निकलती है, ठीक है, या जो हानिकारक किरण निकलती है, रेडिएशन निकलता है, उसे जो ओजोन परत है वो क्या करती है? रोकती है, ठीक है, छननी का काम करती है, उसको ऊपर रोक लेती है, और उससे जो रोशनी नीचे आती है वो हानिकारक नहीं होती। अगर जो ओजोन परत नहीं होती तो वो किरणें जो है कि डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाती, ठीक है, और उस किरण से क्या होता, तो उस किरण से हम लोगों को कैंसर का खतरा, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जो है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसकी रक्षा करती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का कवच कहते हैं। किसको? ओजोन परत को। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु में युक्त एक कण है जिसका रंग नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं।
क्या गेहूं में होते हैं, धान में होते हैं, दलहन में होते हैं, उपरोक्त में से सभी में होते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरता की जब बात आती है तो वो आपका आ जाएगा दलहन। क्या आ जाएगा? दलहन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? दलहन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दलहन आ जाएगा। इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखिए कि नाइट्रोजन स्थित करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं जिन्हें रूट नूडल्स कहते हैं। फलदार पौधे फैबेसी परिवार के होते हैं। इन पौधों का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ एक सहजीवी जुड़ाव होता है जो उनकी जड़ों में रहता है। जड़ नूडल्स बनाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रेट्स को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में बदल देते हैं। और पौधे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं तथा ये दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो हमें वो कवक बताना है जिसे हम खा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि एगेरिकस, बी है पाक्सिनिया, सी है म्यूकर और डी है कि राइपोस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा कवक है जो खाने योग्य है? तो वो है एगेरिकस। क्या है? एरिगिकस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एरिगिकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसमें खाद्य और जहरीली दोनों जातियां शामिल हैं। संभवतः दुनिया भर में से 300 से अधिक सदस्य हैं। खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्म में एरिकिसन, ठीक है, बिस्पोरस और एगेरिकस, ठीक है, कैम्पेट्रिक्स शामिल हैं। तो ये 4 आपको प्रजाति आपको देखने को मिलेगी जिसे हम खाते हैं और ये किस में आता है? मशरूम की प्रजाति है। मशरूम की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, ठीक है, जो खाने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हिमालय में, बी कह रहा है सुंदरवन, डी कह रहा है कि रेगिस्तान और डी कह रहा है कि वर्षावन। अगर हम बात करते हैं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो यह कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। ये आपको भी पता है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें आप हर जगह पढ़े होंगे कि सुंदरवन का डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो है वो असम और पश्चिम बंगाल, सॉरी असम मैंने बोल दिया, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर बनता है सुंदरवन का डेल्टा। बहुत ही यहाँ पे चीता, ठीक है, यहाँ एक प्रकार का चीता पाया जाता है जो कि काफ़ी मशहूर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सुंदरवन का जो डेल्टा है यह गंगा नदी के हम मुहाने पे बनता है जब गंगा नदी, ठीक है, जो समुद्र में मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और मेघना होते हुए जाके जब समुद्र से मिलती है तो वहीं बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। तो याद रखिएगा। चलिए, मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खरे पानी या अर्ध खरे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही हो जिससे जल में मीठे पानी और खरे पानी का मिश्रण होता है। भारत में मैंग्रोव वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अधिकाधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी का जो डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है या कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी कुछ देखने को मिलते हैं। ज़्यादा बड़े मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इसका संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह ऐसे जगह पे है जहाँ पे इनके अलावा कोई दूसरा पौधा नहीं हो सकता है, जो कि हमारे पर्यावरण में एक काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि निम्नलिखित, ठीक है,
आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुण पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूलांकुर, बी कह रहा है कि बीज पत्र, सी कह रहा है प्रांकुर और डी कह रहा है कि भ्रूण पोषक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप आवृत बीजी पौधे में, ठीक है, त्रिगुण संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही प्यारा है, इसको देखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? भ्रूण भ्रूण पोषक। ठीक है, भ्रूण पोषक। देखिएगा आगे क्या है कि आपविधि पौधे में त्रिगुण भ्रूण पोष की संरचना होती है। ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं उन्हें आपबीजी पौधे कहते हैं। जैसे आम हो गया। भ्रूपोषण विकास में भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकसित भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। आपबीजी में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित पिंडाशय के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्कशन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न पिंडाशय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं ब्रिस्केसी, बी अगर कह रहा है तो मॉलवेसी, सी कह रहा है एस्ट्रेरिसो और डी कह रहा है कि सोनेलेसी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिस्केसी। ब्रिस्केसी ब्रिस्केसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिएगा कि ब्रेसिकेस कुल में भित्ति लग्न पिंडाशय पाया जाता है। पार्श्विक प्लेटेंसन द्विकार प्लेरी में बहुकार पैरली। ठीक है, सिंक पर्पस अंडाशय में पाया जाता है। झूठे पंथ के निर्माण कारण एक कोशिकीय अंडाशय द्विनेत्री बन जाता है। पार्श्विक पेंटिलेशन वृकेसी परिवार में होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो वृकेसी में गाइनोनियम प्रिपेस्लियम और उसके बाद सिनकॉर्पस बेहतर अंडाशय एक कोशिकीय होता है जो एक झूठे पद के संगठन के कारण द्विनेत्री बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका डेफिनेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एग्जाम कब पूछा गया था और इस एग्जाम को निरस्त कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं और देखिएगा अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है क्या ग्लूकोज होता है, एथिकल एल्कोहल होता है, मौलिक एसिड होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है? अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ग्लूकोज होता है, एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। अक्सी श्वसन का अंतिम जो उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज कहीं कहीं नहीं रहता है ऑप्शन में तो वहाँ पे हम एथिल एल्कोहल भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि आयोग था वो इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है आवासीय श्वसन कहलाता है। जैसे सूक्ष्म जीव ग्लूकोजन भोजन को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। इसीलिए आवासीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिकाओं में जब ग्लूकोज अणु आवासीय श्वसन में टूट जाते हैं तो पायरूवेट कोशिका में होता है। लैक्टिक एसिड को बाद में CO2 में ऑक्सीकृत करने की आवश्यकता होती है। नोट देखिएगा यहाँ पे बड़ा ही प्यारा है। कुछ स्रोतों में ग्लूकोज एथिल एल्कोहल दोनों माना जाता है और आयोग द्वारा पेपर निरस्त कर दिया गया तथा आंसर की नहीं जारी की गई थी, तो इसलिए नहीं तो इसका दोनों आंसर क्या होता है? सही हो जाता। चलिए इस क्वेश्चन का इस सेशन में हम आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे और 15 क्वेश्चन
जो कि आपको छोड़ देंगे, ठीक है। यह दूसरे सेशन में कंप्लीट कराएंगे, तो 1 से 15 तक ही हम करा पाएंगे इसमें, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको डिस्कशन कराते हुए चलना पड़ता है, तो सेशन क्या होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आत्माराम पांडुरंग, बी कह रहा है कि D.K. कर्वे, सी कह रहा है कि महादेव गोविंद राणादे, और डी कह रहा है कि केशव चंद्र सेन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। D.K. कर्वे, D.K. कर्वे ने किया था महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में स्थापित हुआ था, और 1906 में। कब हुआ था, 1906 में। आगे देखिएगा क्या है कि 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि तरुण स्त्री सभा कब स्थापित किया गया था, तो 1819 कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। R.B. भंडारकर तथा M.G. नारायण, ठीक है, 1870 ईस्वी में सदस्य बने थे। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचार तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. नारायण ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। मूल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। से अलग होकर सेन ने नई संस्था स्थापित किया था। क्या किया था, तो भारतीय ब्रह्म समाज। सिर्फ पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन जब पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और आप याद रखिएगा। चलिए, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आपको बताना है कि द फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी इज लोकेटेड विद, मतलब पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है, लॉर्ड राम से, लॉर्ड विष्णु से, लॉर्ड शिवा से, या लॉर्ड जगन्नाथ से। अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के पुरी में किसका मंदिर है, तो भगवान जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मान्यता नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मंदिर ये है, ठीक है, और एक मंदिर का शिखर ये है, ठीक है, और इस पे जो पताका लगाया गया है, तो अगर यह पताका इधर अगर है, ठीक है, तो यह पताका आपको इधर नजर आएगा। ऐसा वैज्ञानिक का चमत्कार कहिए या फिर ईश्वर का चमत्कार आप कह सकते हैं, जो कि अभी तक आपको किसी को समझ में नहीं आएगा। एक झंडा जो है अगर इधर है, तो उसके विपरीत में दूसरा झंडा रहेगा, जो कि हवाओं के विपरीत में वो चलता है। चलता है, हवाओं के विपरीत में। या तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हमारा जो है कि वास्तुकार रहा होगा, जो यह सोच के बनाया होगा, पता नहीं कैसे ये संभव हो सका है कि हवाएं चलती है, उसके विपरीत में एक झंडा रहता है। अगर इसका ऐसे अगर ये फहर रहा है, तो ये ऐसे फहरेगा, ठीक है। तो ऐसा चमत्कार हमको देखने को मिलता है कहाँ, पुरी में। आगे देखिएगा, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों का सौभाग्य होता है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी को ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं। इस प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो जो कृष्ण और राधा जी मिल नहीं पाए थे, ऐसा माना जाता है कि वो जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं, और दोनों लोगों का वो मिश्रण है। कौन, भगवान जगन्नाथ। अगर कभी
मन हो तो ज़रूर आप जाइएगा वहाँ दर्शन करने, लेकिन होता यही है ना कि बिना भगवान के बुलाए आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपको भगवान बुलाएंगे तभी आप जाके वहाँ दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो बहुत जगह आप मन बनाएंगे लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं राजस्थान कई बार घूमने गया लेकिन सीकर खाटू श्याम मंदिर नहीं जा पाया। बहुत बार मेरा मन किया वहाँ जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि अभी वो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो हमें बुलाएंगे उस दिन मैं जाऊंगा और वहाँ दर्शन हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी आपका मन हो भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करिएगा। हिंदू धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, और इसके जो लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, भाई भगवान की रक्षा आप करिएगा। कहाँ का ये पागलपन है भाई। हाँ, हमारे बस में है हम उनको अपनाएं, ठीक है। हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो भगवान हैं, उन्हें पता है कि उनको किस समय पे क्या करना है, ठीक है। हमारा काम है उनमें विश्वास रखना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ जाते जाते एक प्यारा सा कोटेशन, मोहब्बत करने वाले नादान होते हैं, हासिल कुछ नहीं होता सिर्फ बदनाम होते हैं, ठीक है। तो इन सब विधाओं से आप बच के रहिएगा और अपने एग्ज़ाम को एक संपूर्ण तैयारी की तरफ चलिएगा, जो कि एग्ज़ाम डेट आपका कंफर्म हो गया है। जुलाई में 2 और 4 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम है और अभी आपका मई लास्ट मतलब मिड में अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपके साथ अभी आपके सामने लगभग 30 दिन वो और 15 लगभग 13 दिन ये मान के चलिएगा। तो लगभग आपके सामने आ जाएगा 42-43 दिन अभी आपके सामने बचा हुआ है, जो आप इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी तैयारी करिएगा और एक अच्छे खासे निष्कर्ष पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।